की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा में नुकसान की भरपाई हिंसा फैलाने वालों से ही की जाएगी। सरकार ने हिंसा फैलाने वाले सभी 57 दोषियों की पहचान कर ली है। इन लोगों को हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भी भेजा गया है, जिसके मुताबिक सभी दोषियों को रकम जमा करने के लिए 15 दिन का वक्त मिलेगा और रकम जमा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जब्त करके नुकसान के 1 करोड़ 55 लाख की रकम वसूली जाएगी। सभी दोषियों के पोस्टर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में लगाए गए हैं। आरोपियों में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और कांग्रेस से जुड़ी सदफ जफर भी शामिल हैं। वहीं 2 आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाले हैं। 19 दिसंबर 2019 एक ऐसी तारीख जब पूरा लखनऊ जल उठा था। हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर। लखनऊ में परिवर्तन चौक से लेकर ठाकुरगंज तक आग ही आग जला दी गई थी, जिसमें पुलिस चौकी को भी जला दिया गया था। उसमें सैकड़ों लोगों की फोटो सामने आई थी जिन्होंने विवाद किया था, तोड़फोड़ की थी। लेकिन जांच के बाद जिन 57 लोगों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ 1 करोड़ 55 लाख रुपए की जुर्माने की नोटिस भेजी गई, यानी उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। उन 57 लोगों की जो तस्वीरें हैं बड़ी बड़ी, वो डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर लगा दी गई हैं। हजरतगंज का ये चौराहा है, आप देख सकते हैं, अटल चौक इसे कहा जाता है, और बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ये हैं सदफ जफर, जिनका बाकायदा नाम है पत्नी आबदी अब्बासी 506 कालिंदी किला सुषमा अस्पताल के सामने। ये अपने को सोशल वर्कर बताती हैं, ये जेल भी गई थी। इसके अलावा दूसरे नाम की, अगर बड़े नाम की बात करते हैं तो पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी हैं जो आईजी रहे, उनका बाकायदा पता लिखा हुआ है, जो है उनके फादर्स का नेम लिखा हुआ और मकान नंबर के साथ इंदिरा नगर थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ दर्शाया गया। इसमें राजधानी लखनऊ की ये वो दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें 28 लोगों के चेहरों को बेनकाब किया गया था, जिन्होंने 19 दिसंबर को लखनऊ में हिंसा की। ये उन 13 लोगों की तस्वीरें हैं जो राजधानी लखनऊ के हिंसा में शामिल थे। आप देख सकते हैं कि एक एक कर इन सभी के नाम लिखे गए हैं और बाकायदा इसमें जिक्र किया गया है कि हसनगंज थाना क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने 21,76,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया था। बाकायदा उनके बारे में लिखा गया कि वसूली रकम जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की संपत्तियों को नियमानुसार कुर्क करके निर्धारित वसूली की जाएगी। इसमें उन 13 लोगों के चेहरों को बेनकाब कर दिया गया और चौराहे पर उनकी तस्वीरें लगा दी गई और उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि हिंसा करने वाले चेहरों को बेनकाब करना है, जिससे आइंदा भविष्य में कोई घटना करे तो उसे कम से कम इस बात का सबक रहे कि अगर वो ऐसी तोड़फोड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो नुकसान करेगा सार्वजनिक संपत्तियों का, निजी संपत्तियों का, उसकी भरपाई उसकी संपत्तियों को कुर्क करके बेच करके की जाएगी। दिल्ली में हुई हिंसा के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जो 24 फरवरी के बताए जा रहे हैं। चांदबाग इलाके में हुई ये वही हिंसा है जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था और कई पुलिस वाले भीड़ के बीच फंस गए थे। 24 फरवरी की इस घटना में ही हेड कांस्टेबल रतन लाल की जान गई थी और डीसीपी अमित शर्मा भी इसी भीड़ के हमले का शिकार हुए थे। चांदबाग की सड़क पर भीड़ के 2 गुट मौजूद थे जो एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे। बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए पुलिस वाले डिवाइडर की रेलिंग कूद कर लोगों के बीच पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों को ही घेर लिया था। वीडियो में साफ दिखा कि पुलिस वालों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। बेकाबू भीड़ के सामने पुलिस वालों की गिनती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए अगले ही पल पुलिस वाले रेलिंग कूदकर वापस जाने लगे। जो लोग वापस नहीं जा पाए उन्हें इस हिंसा में गंभीर चोटें आईं। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी और रतनलाल का जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें खुलासा हुआ था कि उनकी गोली लगने से मौत हुई है। तो ये माना जा रहा है कि उपद्रवियों ने उनके ऊपर गोलियां भी बरसाई थी और इसी जगह पर ये सारा घटनाक्रम हुआ था। चांदबाग में इसी जगह सर्विस रोड पर महिलाएं सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठी थीं। वीडियो में प्रदर्शनकारियों के टेंट भी साफ दिख रहे हैं, लेकिन 24 फरवरी को अचानक हिंसा भड़क गई। इसी हिंसा में गंभीर रूप से जख्मी हुए डीसीपी अमित शर्मा अब खतरे से बाहर हैं। उनकी पत्नी पूजा शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए दावा किया कि डीसीपी अमित शर्मा पर हमला पूर्व नियोजित था और लोगों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। टाइम अमित वहाँ पर गए थे उनसे बातचीत करने, तो वहाँ पे सिर्फ महिलाएं थी जो कि सिर्फ 1000 या 1200 की उसमें थी, ग्रुप में थी खाली, जो कि सिर्फ बैठी हुई थी और वो कर रही थी। और उन्होंने अमित से बोला कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमित उनसे बातचीत करने के लिए गए थे। लेकिन वो सब कुछ पहले से ही प्लान था उनका कि
जब वो बातचीत करने गए तो फिर वो एकदम से उन्होंने चारों तरफ से लेडीज़ ने पहले घेरा, फिर पीछे से सारे आदमियों ने घेरा। एक लेडी ने अमित ने मुझे शेयर किया कि एक लेडी ने अमित का हेलमेट गिरा दिया, जिसकी वजह से उनके सर में आज इतनी इंजरी आई है। उनको हॉकी स्टिक से मारा गया, उनको आयरन रॉड से मारा गया, उनके पास में नाइफ्स थे, उनके पास में पिस्टल्स थी। तो मतलब ये तो देखिए आप, पूरा सब पहले से ही प्री प्लानिंग थी एक दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में कि ऐसा कुछ होगा और हम लोग ऐसा करेंगे। दिल्ली में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया, जिससे साफ हुआ है कि दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान लोगों ने खुलेआम भीड़ पर गोलियां भी चलाई। ये वीडियो 25 फरवरी का बताया जा रहा है, जो उत्तर पूर्व दिल्ली के मौजपुर इलाके का है। वीडियो में एक लड़का हेलमेट पहने दिखाई दिया, जो खुलेआम पिस्तौल लहरा रहा था। सड़क के एक मोड़ पर भीड़ जमा दिखी, जिस पर यह लड़का गोलियां चलाता हुआ दिखा। पिस्तौल थामे लड़के के साथ एक और लड़का दिखा, जिसके हाथ में एक डंडा था। दोनों भीड़ की तरफ बढ़े, लेकिन पत्थर बरसते देख एक बार पैर पीछे खींच लिए। फिर वो अचानक दोबारा भीड़ की तरफ बढ़े और गोली चला दी। लड़का तो गोली चलाते ही दौड़ पड़ा, लेकिन इस गोली के चलने के फौरन बाद दनादन कुछ और गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी। वो मेरा भाई। माना जा रहा है कि जिन लोगों पर लड़के ने गोलियां चलाई, उनके पास भी पिस्तौल मौजूद थी और बाद वाली गोलियां दूसरी तरफ से चली थी। मध्य प्रदेश में मंदसौर की सुबसरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के खफा विधायक हरदीप सिंह डांग ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विधानसभा सचिवालय को डांग का इस्तीफा अभी नहीं मिला है। इस्तीफे की वजह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। कमलनाथ सरकार के लिए यह इस्तीफा खतरे की घंटे की तरह है। अगर कुछ और विधायकों का इस्तीफा होता है तो बहुमत का आंकड़ा कम होगा और कमलनाथ की सरकार गिर सकती है। हरदीप सिंह डंग उन 4 विधायकों में शामिल है जिनको बेंगलुरु ले जाने की बात कही जा रही थी। कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके कमलनाथ सरकार को गिराना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में इतने गुट हैं कि वे खुद ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक अभी जानकारी मुझे बताई गई है, अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हरदीप सिंह डंग पार्टी में ही रहेंगे और विधायक भी रहेंगे। तो सर, क्या इस तरीके से इस्तीफा स्वीकार माना जाता है कि उन्होंने पत्र के जरिए भेजा हो अपना इस्तीफा, या उनको स्वयं आकर स्पीकर को देना होगा? स्पीकर को स्वयं आके देना होगा, स्पीकर पुष्टि करेंगे तभी कोई इस्तीफा मंजूर होता है। इस प्रकार डाक से इस्तीफा या फैक्स से, ईमेल से भेजने का कोई इस्तीफे पर असर नहीं होता। लेकिन सर, जो पीड़ा उन्होंने अपने पत्र के जरिए जताई है, उस पीड़ा को आप किस रूप में देख रहे हैं? तो पीड़ा तो होती है, ऐसा मैं नहीं मानता कि काम नहीं करे। उन्होंने जो मुझे काम बताए, अब उन्होंने कहा, हमें बताया गया मंत्रियों पर आरोप लगा रहे, सुनते नहीं हैं। लेकिन हम अभी आपको उन्होंने हमें जो काम बताए थे हरदीप सिंह जी ने, मैंने उनके पूरे सभी काम किए जो उन्होंने बताए हैं। कांग्रेस के नेताओं की झगड़ा है और उसका तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर नहीं फूटनी चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। दिग्विजय सिंह जी के बयान पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि धन की राजनीति और जोड़ तोड़ की राजनीति की उनकी आदत रही है। देखिए, मैंने भी वो पत्र देखा, वो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, चैनलों पे पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष के पास उनने इस्तीफा दिया है और ये बात सही है। मैं खुद इस बात के लिए मन से महसूस कर रहा था कि कोई भी चुनावा जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से कल जो स्वेच्छा से विधायक गए, उनको जिस प्रकार से अपमानित करके लाया गया, और ये बात सत्य रहती कि कांग्रेस हो या बीजेपी, विधायक सदन जब चलता है तभी वो भोपाल में रहते हैं, तभी वो जहां आप बोलो वहां रहते हैं। अगर कोई सामान्य जिंदगी के नाते से अपने देश में भी घूमने नहीं दोगे, भोपाल दिल्ली क्यों गए? ये क्या माने कि हॉर्स रेडिंग नहीं है? ये कैसे हॉर्स रेडिंग हो सकती है? हॉर्स रेडिंग तो वो हुई जब हमारे अपने सदन के अंदर 2 विधायकों को बीजेपी को कांग्रेस ने अपने पक्ष में खड़ा करके दिखाया, वो मूल रूप से हॉर्स रेडिंग नहीं हुआ। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अपील का असर हुआ और लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करते दिखे। मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए दिल्ली की दुकानों पर सुबह से ही भीड़ दिखाई दी। क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर खरीदने का फैसला लिया और अपने घरों से निकलकर दुकानों पर पहुंच गए। लगातार सावधानी बरतने की बात कही जा रही है सरकार द्वारा भी, और तमाम जो लोग हैं वो खुद से भी सावधानी बरत रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर की मांग ज्यादा होने से बाजार में उनकी कमी हो गई, जिसके बाद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। मैंने 3 स्टोर चेक कर लिया, अंदर के भी स्टोर चेक किए, यहाँ के भी और यहाँ पे भी नहीं है। राजस्थान में 3 और मरीजों के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की आशंका के बाद लोग डरे हुए हैं। यही वजह रही कि जयपुर के कई अस्पतालों समेत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग मास्क लगाए दिखाई दिए। कोरोना वायरस का डर है,
इसलिए लगा रखा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सांसदों ने सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल किया। इस खतरे से बचने के लिए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है और सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जिसे सांसदों ने भी अमल में लाना शुरू कर दिया और संसद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के दूसरे सांसदों जयराम रमेश और विवेक तन्खा को भी सैनिटाइजर दिया, जिसके बाद जयराम रमेश ने इजराइल के प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को नमस्ते करने की सलाह दी थी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि सबसे बेहतर नमस्ते इजरायली प्राइम मिनिस्टर। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी मुंह पर मास्क लगाकर और हाथ में सैनिटाइजर लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए संसद में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रिकॉशन लेने की तैयारी नहीं है। देश की सरकार तैयारी में है, दिल्ली सरकार तैयारी में है, परंतु संसद के अंदर भी ये तैयारी होनी चाहिए ताकि छोटी से छोटी जगह ये संदेश जा सके। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा भी मास्क लगाकर संसद पहुंची। यही नहीं, उन्होंने सदन के अंदर कोरोना वायरस पर हुई चर्चा में भी मास्क पहनकर हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए केवल सांसदों ने ही नहीं बल्कि संसद में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी मास्क पहनकर ड्यूटी की। इस वक्त संसद भवन परिसर में यहाँ पर जो सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं सुरक्षा कर्मी, वो भी यह मास्क लगाए हुए हैं और कुछ लगाए हैं, कुछ यहाँ पर नहीं लगाए हैं। तो इसकी मांग भी कुछ सांसदों ने की है कि इन सारे सुरक्षा कर्मियों को मास्क मुहैया करवाए जाने चाहिए। सरकार ने यस बैंक के किसी भी खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। ये रोक अभी से 3 अप्रैल तक के लिए लगाई गई है। पैसे निकालने पर रोक सभी तरह के बैंक खातों पर लगाई गई है। हालांकि बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के जरिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान किया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। दरअसल यस बैंक पिछले कुछ समय से नकदी संकट से जूझ रहा था। भारत में प्राइवेट सेक्टर के चौथे सबसे बड़े बैंक यस बैंक की देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 1000 शाखाएं हैं और 1800 एटीएम हैं। आरबीआई ने जैसे ही यस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय की, वैसे ही देश में कई जगहों पर यस बैंक के ग्राहक परेशान हो गए। आनन फानन में बैंक जाकर अपना पैसा निकालते हुए दिखाई दिए। यूपी के बरेली में घबराए लोग रात में ही एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचने लगे। लोग अपनी जमा पूंजी गंवाने की आशंका से घबराते हुए नजर आए। यस बैंक के ग्राहक न्यूज़ 18 के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यही लग रहा है कि पैसा हमारा फंसा रहेगा, पता नहीं सेफ है नहीं है, आने वाले टाइम में भी मिलेगा नहीं मिलेगा। जो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी इस बैंक में, तो हमें लग रहा था कि आरबीआई देख रही है, इसको वॉच कर रही है तो वो सॉर्ट आउट कर लेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई नहीं। आज की ताज़ा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवान। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।